अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौसम अखर में खुश आमदीद। फंसी हुई गोट को निकालने के लिए जनाब एक बहुत बड़ा खिलाड़ी, शातिर खिलाड़ी और जिसे कहा जा सकता है कि महाफनकार, वो आ गए हैं मैदान अमल में और एक अहम एंट्री हो गई है वज़ीर आज़म हाउस में। और ये एंट्री किसी और की नहीं है बल्कि आसिफ अली ज़रदारी साहब की है। और वो गोट जो फंसी हुई है, वो इम्कान ये पैदा हो गया है कि जनाब DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की एक होने वाली मुलाकात के बाद, जो वज़ीर आज़म ऑफिस में हुई, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुई, और इस मुलाकात के अंदर मलिक अहमद खान साहब और ख्वाजा आसिफ साहब भी मौजूद थे। इस मुलाकात के बाद ये जो सियासी शतरंज का जो बड़ा खिलाड़ी है आसिफ अली ज़रदारी साहब, इनकी वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एंट्री और शहबाज शरीफ से मुलाकात, ये इस सिमत में इशारा कर रही है कि जनाब अब इस मैच का जो फाइनल ओवर है, या जिसको आप कह दें कि सुपर ओवर है, इसके अंदर गेम को, फंसी हुई गेम को कैसे निकालना है और किस तरह सिचुएशन को अपने हक में करना है, एक इम्पॉर्टेंट फैसला कुन दौर जो है उसका आगाज़ हो गया है। और ख़ुद वज़ीर दिफा जनाब ख्वाजा आसिफ साहब ने इस बात का इजहार कर दिया है कि जो समरी जिसका इंतज़ार किया जा रहा था आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के हवाले से, जो फंस गई है, जो पता नहीं किधर रह गई है, उन्होंने इस बात का इम्कान जाहिर किया है जनाब कि ये समरी जो है ये कल तक वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल हो जाएगी और अगले 48 घंटों के दौरान ये जो सियासी हैजान है, ये जो सिचुएशन है, ये क्लियर हो जाएगी और इस अपॉइंटमेंट का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान कर दिया जाएगा। अब इस सिचुएशन के अंदर सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये ऐलान इत्तफ़ाक़ राय से पैदा किया जाएगा या इत्तफ़ाक़ राय से किया जाएगा, या हुकूमत अपना जो वज़ीर आज़म का जो मुकम्मल इख्तियार है, जो अथॉरिटी है, उसको मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करेगी और जो मनचाहा फ़ैसला है उस फैसले को अनाउंस करेगी। ये है वो मैच जो आके फंस गया है। बल्कि सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊँ कि इस तरह की कोई बन गई है कि लास्ट मैन, एक विकेट बाकी है, लास्ट मैन क्रीज पर मौजूद है, एक ओवर का खेल बाकी है और 6 गेंदों के ऊपर 6 स्कोर करने हैं। और इस किस्म की फील्डिंग लगी हुई है जिसके अंदर इमरान खान साहब स्लिप में मौजूद हैं और उनका ये कोशिश है कि जनाब किसी तरीके से बैट्समैन एज करे और वो स्लिप के अंदर बड़े आराम सुकून से उसको आसान सा कैच ले और मैच जीतने का दावा करते हुए विकटें उखाड़ के ना वो लेके भाग जाएं और कहे जनाब मैं जीत गया, मैं जीत गया। इस किस्म की कोई सिचुएशन वो पैदा करना चाह रहे हैं। और इसीलिए ये जो अगले 2-3 दिन हैं, जुमेरात जुमा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस इख्तियार करते चले जा रहे हैं, क्योंकि जो मैच फंसा हुआ है उस मैच को बाहर निकालने के लिए, इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए हर एक बंदे को, या अगर उसने एमिकेबली हल करना है तो एक कदम पीछे हटना पड़ेगा और स्पेस देनी पड़ेगी। मौजूदा हालात में इस तरीका, ये जो बात सामने आ रही है वो ये है कि हुकूमत ने जो फ़ैसला कर लिया है, या अगर मैं यूँ कहूँ कि नवाज शरीफ, आसिफ अली ज़रदारी और मौलाना फजलुर रहमान ने जो फ़ैसला कर लिया है वो अपने फ़ैसले से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। और दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी एक नुक्ते पर आकर फंस गई है। मामला क्या है? मामला ये है सीनियरिटी का। मैं अगर आपको टोटल फ्रैंकली गुफ्तगू करूं तो ये इस वक्त मामला है सीनियरिटी का। और इस्टेब्लिशमेंट का ये मानना है कि सीनियरिटी के लिए वो तारीख़ इम्पॉर्टेंट है जिस तारीख को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रिटायर होंगे और उस तारीख को जो लोग सीनियर मोस्ट होंगे, यानी जो सीनियर 5 लोग होंगे, उन्हीं में से किसी एक को अपॉइंट किया जाएगा। ये बात नहीं है कि आज कौन सा बंदा सीनियर है और 29 तक कौन सा सीनियर रह जाएगा। बाकी जो 29 को सीनियरिटी लिस्ट बन रही होगी, वही 5 जर्नैलों की जो लिस्ट है वो हुकूमत को भिजवाई जाएगी और हुकूमत उसमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर सकती है। अगर वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहे तो वो उस पर चलाएगी। अगर इत्तफ़ाक़ राय से बात करनी है तो उसके लिए भी जो ऑप्शंस हैं वो हुकूमत के पास ज़रा थोड़े से महदूद हैं। अब इसका मतलब ये है कि अगर आज लिस्ट आती है या कल लिस्ट आती है तो वो 5 लोग कौन से होंगे? उसमें से 29 के एतबार से अगर सीनियरिटी लिस्ट को देखा जाए तो नंबर 1 पे होंगे साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, उसके बाद होंगे अज़हर अब्बास साहब, फिर होंगे नुमान महमूद साहब, फिर होंगे जनरल फैज़ हमीद साहब और उसके बाद होंगे जनरल आमिर साहब। ये बनते हैं 5 लोग जिसके बारे में GHQ का ये मानना है कि जनाब ये 5 लोग हम भेजेंगे। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत का मानना ये है कि आज की तारीख के अंदर जो लोग सीनियर हैं
उनकी आप लिस्ट भेजें। और उसमें आज की तारीख के अंदर जो सीनियर लोग हैं उसमें से नंबर 1 पे हैं आसिम मुनीर साहब, नंबर 2 पे हैं साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब, फिर अज़हर अब्बास साहब, फिर नौमान महमूद साहब और फिर फैज़ हमीद साहब। वो ये कहते हैं कि आज की तारीख में लिस्ट भेजें। वो कहते हैं हम 29 के एतबार से सीनियरिटी लिस्ट बना के भेजेंगे। ये है वजह तनाज़ा और ये है अब तक की सिचुएशन, जहाँ पर जो एक नाम को एंटर करना या एक नाम को एक्सक्लूड करना, और वो नाम है किसी और का नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब का। अब इस सिचुएशन के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब आ गए हैं वज़ीर आज़म हाउस में, और इनसे पहले मुलाकात होती है लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अहमद अंजुम साहब की, जो DGISI हैं। ये मुलाकात भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस मुलाकात के अंदर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इदारे का ये जो मौक़िफ़ है वो वज़ीर आज़म को और मलिक अहमद ख़ान साहब को और ख्वाजा आसिफ साहब को बताया गया है, तो ये गलत नहीं होगा। जो इदारे का मौक़िफ़ है वो बताया गया है वज़ीर आज़म साहब को, और अब हतमी फ़ैसला वज़ीर आज़म साहब ने करना है। इस सारी सिचुएशन के अंदर जो आसिफ अली ज़रदारी साहब की एंट्री है वो इस हवाले से मानी खेज़ है कि हुकूमत ने ऐलान कर दिया है जुमे रात को वफाकी काबीना का एक गैर मामूली इजलास बुलाने का, और वो भी सुबह 9 बजे बुलाने का। ये इजलास होगा वज़ीर आज़म ऑफिस में होगा और सुबह 9 बजे होगा, और ये इजलास बुलाने से इस बात की तरफ इशारा मिल रहा है कि कोई एडवेंचरस सिचुएशन पैदा होने जा रही है। और कुछ लोगों का ये मानना है कि वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार मौजूद है, अगर वो जुमेरात को ये फ़ैसला कर दें कि वो लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दें, तो वो ख़ुद ब खुद जो है वो हो जाएंगे सीनियर मोस्ट जनरल, और उसके बाद वज़ीर आज़म साहब उनको अपॉइंट कर देंगे एज़ चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये एक राय पाई जाती है। जबकि दूसरी राय जो वज़ीर आज़म को ख़ुद उनके बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे खैर खाहों की तरफ से दी गई है, वो ये है कि जनाब ये फ़ैसला आप कर तो लेंगे, लेकिन इस फैसले के नताइज को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। आपको 12 अक्टूबर 1999 वाली सिचुएशन को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, जहां पर एक ऐसा ही फैसला किया गया था, एक साहब को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट किया गया था और इदारे ने उसको चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ मानने से, तस्लीम करने से इनकार कर दिया था, और उसके बाद रावलपिंडी कोर के तहत आती है 111 ब्रिगेड, वो जो है वो हरकत में आ गई थी। अब ये जो सिचुएशन है यहाँ तक आते हुए कुछ गंभीरता इसके अंदर नज़र आ रही है, कुछ एक क्राइसिस सिचुएशन, या जिसे ये कहें कि मार्शल लॉ का या किसी भी मावराए आइन इक़दाम का जो ख़तरा है वो खासी हद तक नुमायाँ होता हुआ नज़र आ रहा है। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आसिफ अली ज़रदारी साहब की मुलाकात होना वज़ीर आज़म साहब के साथ ये बता रहा है कि जनाब एक आखिरी कोशिश शायद जो है वो की जा रही है या की जाएगी, और वो कोशिश आसिफ अली ज़रदारी साहब के ज़रिए की जाएगी, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए की जाए, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब बज़रिया आसिफ अली ज़रदारी इस्टेब्लिशमेंट के साथ रब्ता करें और इस मामले को किसी न किसी तरीके से सेटल करने की कोशिश करें। अब अगर हम देखें इस सिचुएशन के अंदर, तो जनरल बाजवा साहब का रोल इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो अगर चाहेंगे तो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम आ जाएगा लिस्ट में, अगर वो नहीं चाहेंगे तो जनरल आसिम साहब का नाम नहीं आएगा लिस्ट में। और ये जो सिचुएशन है यही जिसे मैं कहता हूँ ना, वो लास्ट ओवर, लास्ट मैन और 6 गेंदें और 6 स्कोरों वाली है। और इस मैच के अंदर जो स्लिप में फील्डर खड़ा है, जो जुमेरात वाले दिन से ही पहुंच रहा है रावलपिंडी और वहां पर वो टेंट सिटी लगा के बैठने लगा है, तो इसका मतलब ये है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मुकम्मल तौर पर ग्रैब करने के लिए भी तैयार बैठा है। क्योंकि अगर हुकूमत अपना फैसला करती है तो फिर एक तसादुम की कैफियत या एक महाजराई की कैफियत पैदा हो जाएगी, और फिर कुछ जो है जिसे हम कह सकते हैं कि एक ऐसी अनवांटेड सिचुएशन डेवलप हो जाएगी जो नहीं होनी चाहिए। और इस सिचुएशन के अंदर जो नुकसान है सरासर वो स्लिप में खड़े फील्डर का होगा। क्योंकि अगर मैं ये कहूँ कि जनाब अगर इस मौके पर वज़ीर आज़म को कहा जाएगा तो निकल, तो आपका क्या ख्याल है कि वो कहेंगे कि मैं जा रहा हूँ? वो कहेंगे नहीं मैं नहीं जाता, मैं तो बैठा, मैनू धिक्के मार के कड्डोगे तो मैं कड्डांगा।
جاواں گا، ادروائز میں نہیں جانتا. یہ سچویشن ہے. اور یہ سچویشن اس وقت اگر میں یہ کہوں مسلم لیگ نون یا موجودہ اتحادی حکومت کو سوٹ کرتی ہے تو یہ کچھ زیادہ غلط بات نہیں ہوگی، کیونکہ جو پولیٹیکل ڈیمیج ہو چکا ہوا ہے موجودہ حکومت کو، وہ اس پولیٹیکل ڈیمیج کو ریکور کرنے کی پوزیشن میں آ رہے ہیں. اور اس سچویشن کے اندر کہ جناب ہم نے اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوشش کی، ہمیں اپنا اختیار استعمال نہیں کرنے دیا گیا، اس طرح کا بیانیہ لے کے وہ سامنے آ جائیں گے. اور اگر آپ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کے بیان دیکھیں، آپ جاوید لطیف صاحب کا بیان دیکھیں، آپ رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان دیکھیں، آپ خواجہ آصف صاحب کا بیان دیکھیں، وہ آپ کو اسی سمت میں آگے بڑھنے کا اشارہ دے رہے ہیں. جاوید لطیف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر وزیر اعظم کے اختیار کو بلڈوز کیا گیا تو ہم منہ میں گھنگنیاں ڈال کے نہیں بیٹھے ہوئے، یعنی ہم خاموش نہیں رہیں گے، اسی اینک اچھا بولیں گے کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے. اور خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر ہم نے کوئی نہ کوئی فیصلہ لینا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ایک کیفیت ہے یہ بہت ہی زیادہ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اس سچویشن کے اندر اگر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بیان سامنے آئے کہ جناب آصف علی زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب ملک میں مارشل لا لگوانا چاہتے ہیں اور ان کی یہ خواہش ہے کہ ملک میں مارشل لا لگ جائے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو بھی اس وقت حالات کی سنگینی کا احساس ہے. ان کو پتہ ہے کہ کسی بھی طرح کا مس ایڈوینچر اگر حکومت کی طرف سے کیا گیا تو اس ایڈوینچر کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور اس میں سے سب سے زیادہ لوزر کون ہو سکتا ہے. کیونکہ آج ہی عمران خان صاحب نے کراچی میں جو تاجر ہیں ان کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جناب الیکشن جب بھی ہوں ہمیں تو الیکشن جیتنے کے لیے انتخابی مہم چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی اسی کار بیٹھے جیتے ہیں. وہ بندہ اس حد تک کانفیڈنٹ ہے کہ جناب مجھے الیکشن جیتنے کے لیے کوئی انتخابی مہم بھی چلانے کی ضرورت نہیں ہے. حالات اس طرح کے بن گئے ہیں جہاں پر میرے علاوہ لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے. یہ ہے عمران خان صاحب کا مائنڈ سیٹ. اب مسلم لیگ نون کے لیے دو آپشنز باقی بچتے ہیں. یا تو وہ اپنی مرضی کا فیصلہ کریں نتائج سے بے پرواہ ہو کر، اور وہ جو نتائج ان کو حضوم مثال کے طور پر اگر وہ جو بندہ جن کو وہ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ اپوائنٹ ہو جائے اور وہ چارج بھی لے لے تو مسلم لیگ نون کے لیے اگلا جو مرحلہ ہے وہ آسان ہو جائے گا. اگر یہ جو فیصلہ ہے یہ بیک فائر کر جاتا ہے، وہ چارج نہیں مل سکتا، تو اس کے بعد تو پھر مسلم لیگ نون کے پاس یا موجودہ حکومت کے پاس یہ بیانیہ بن جائے گا کہ جناب ہم تو کرنا چاہتے تھے ہمیں کرنے نہیں دیا گیا. اب اس سچویشن کے اندر کوئی بندہ اس بات پر شاید غور نہ کر سکے کہ اصل میں جو پرنسپل ہے یعنی پرنسپل آف سینیارٹی ماضی میں تو فالو نہیں کیا گیا. اس وقت سب کو پرنسپل آف سینیارٹی بڑی زور سے یاد آ رہا ہے کہ جناب نہیں، پرنسپل آف سینیارٹی کو فالو کرنا چاہیے، جو سینئر موسٹ جنرل ہے اسی کو لگانا چاہیے. اور مسلم لیگ نون کے لیے اپنا سینئر موسٹ ہے، باقیوں کے لیے اپنا سینئر موسٹ ہے. اور اس چکر کے اندر جو قوم ہے وہ مسلسل ہیجان کا شکار ہے. کیونکہ جو سچویشن ہے وہ اگر یہ خواجہ آصف صاحب نے تو پچھلے مہینے کہا تھا کہ جناب جو اکتوبر کے لاسٹ ویک کے اندر یہ والے پروسیس کا آغاز کیا جائے گا اور مڈ آف نومبر تک یہ پروسیس کو کمپلیٹ کر لیا جائے گا. تو وہ پروسیس نہ شروع ہو سکا نہ کمپلیٹ ہو سکا، بلکہ 3 مرتبہ زبانی اور 1 مرتبہ تحریری درخواست کے باوجود وہ والا پروسیس شروع نہیں ہو سکا. بلکہ جس وقت میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت تک بھی سمری جو ہے وہ تیار نہیں کی گئی کہ تیار کر کے منسٹری آف ڈیفنس کو بھجوایا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت کے ساتھ جو گفتگو ہے یا جو رابطے ہیں انہی کے ذریعے کوئی اتفاق رائے سے سچویشن کو ڈیولپ کیا جائے. یہ سچویشن اس لیول پر نہ چلی جائے جہاں پر 12 اکتوبر 99 کو دہرانا پڑے. جبکہ حکومت اپنی جو رٹ ہے اب وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ہم پاورفل ہو گئے ہیں، کچھ سکینڈل آ گئے ہیں سامنے، کچھ فیکٹ فوکس لے آیا ہے چیزیں سامنے. اس وقت کچھ سچویشن ایسی ہے جہاں پر ہم کوئی کمپرومائزنگ سچویشن پیدا کر سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لیے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ والی ساری باتیں پاکستان کے مروزی سیاسی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا. سیاسی قوتوں نے اپنے آپ کو ہمیشہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے لیے استعمال کرنے کے لیے کھلا چھوڑا ہے. اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں، چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو. اور اس وقت بھی اگر ہم دیکھیں ہر ایک بندہ یہی چاہتا ہے کہ ہمیں وہ بیساکھیاں ملیں جن کے سہارے ہم چل سکیں، اور وہ بیساکھیاں اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. لہٰذا یہ جو سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے، اس سچویشن سے باہر نکلنے کے لیے جو راستہ ہے
وہ اتفاق رائے کا ہی بنتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس اتفاق رائے پر عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مفاہمت کا جو کھلاڑی ہے کیا وہ میدان میں آنے کے بعد مفاہمت کرا سکتا ہے، یا وہ اسی لائن پر ہے جس لائن پر نواز شریف صاحب ہیں۔ اور اگر آصف علی زرداری صاحب بھی اسی لائن پر ہیں جس لائن پہ نواز شریف صاحب ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمعرات کو صبح 9 بجے ہونے والا وفاقی کابینہ کا اجلاس یہ نوٹیفیکیشن کرے گا کہ ہم نے ایک جنرل کو ترقی دے دی ہے اور اس کو 4 سٹار جنرل بنا دیا ہے، اور اس کے بعد جو بھی نتائج ہوں گے وہ سب کے سامنے آ جائیں گے۔ اور اس صورتحال میں عمران خان صاحب جو سلپ میں کھڑے ہیں ان کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائے گا۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔